आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना के इस हफ्ते की बड़ी बहस में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की। हुजूराबाद का ज़िमनी इंतखाब हुक्मरान जमात टीआरएस के लिए वकार का मसला बना हुआ है। साबिक रियासती वजीर एटला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने के बाद टीआरएस की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और उधर कांग्रेस पार्टी भी अभी से हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में जुटी हुई है। कुल मिलाकर हुजूराबाद से सेरुखी मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर कौशिक रेड्डी 21 जुलाई को टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं और पिछले असेंबली इंतखाबात में कौशिक रेड्डी ने दूसरा मकाम हासिल किया था। यह बड़ी अहम बात है और कौशिक रेड्डी ने पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी पर बड़ा इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीआरएस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और इम्कान है कि टीआरएस पार्टी कौशिक रेड्डी को ही अपना उम्मीदवार बना सकती है और बीजेपी की जानिब से एटला राजेंद्र को मैदान में उतारा जा सकता है और अब कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार की तलाश में है। हुजूराबाद की सीट को लेकर दिल्ली में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एटला राजेंद्र के अलावा तेलंगाना के बीजेपी लीडर पिछले 3 दिनों से दिल्ली में मकाम किए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा को हुजूराबाद की जिम्मेदारी दी है और अब देखना है कि हुजूराबाद पर किस पार्टी का परचम लहराएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह का माहौल है, क्या लड़ाई टीआरएस वर्सेस टीआरएस यानी एटला राजेंद्र वर्सेस टीआरएस होगी? हुजूराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग टीआरएस को वोट देंगे या एटला राजेंद्र को वोट देंगे या फिर बीजेपी को वोट देंगे? और इस बीच जो पिछले इंतखाबात में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, क्या अब नंबर 1 बनने की कोशिश कर सकती है? और क्योंकि कांग्रेस में भी सियासी मंजर जो है पस मंजर काफी बदला है, पार्टी में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। रेवंत रेड्डी को जब से सदर बनाया गया है, काफी हलचल, एक तरह से सियासी हलचल देखी जा रही है सभी पार्टियों में और रेवंत रेड्डी अब कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पार्टी के उन तमाम लीडरों को जो नाराज थे पार्टी की सरगर्मियों को लेकर या आपस में जो भी मामला थे उसको खत्म करने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी नजर आए। जो रेवंत रेड्डी के मुखालिफिन थे उनको वो मनाने में भी कामयाब हुए और पार्टी की जो सरगर्मियां हैं सरकार के खिलाफ लगातार चल रही हैं। हालिया जिस तरह से पेट्रोलियम मामले पर रेवंत रेड्डी ने गिरफ्तारी भी दी है और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हुजूराबाद के मामले को लेकर के आखिर हुजूराबाद में आवाम की राय क्या है, क्या कुछ चल रहा है। पूरे मामले पर बातचीत के लिए साथ हैं बीजेपी लीडर एनवी सुभाष रेड्डी के अलावा कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर शुजात अली और टीआरएस लीडर कृषांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का खैर मकदम है, स्वागत है। हुजूराबाद का इंतखाबात अगर हम देखें, दुब्बाक, नागार्जुना सागर और अब तीसरी बारी है हुजूराबाद की। लेकिन हुजूराबाद का जो सियासी मंजर है वो बड़ा मुख्तलिफ है। राजेंद्र जो लगातार 3 बार से हुजूराबाद से जीत रहे हैं वो अब बीजेपी के पाले में जा बैठे हैं। जीत टीआरएस की होगी या एटला राजेंद्र की, इस पर बहस करेंगे। कृषांक, जिस तरह से पूरा एपिसोड रहा है एटला राजेंद्र का, पार्टी से नाराज होना, फिर एक जमीन के मामले पर जिस तरह से पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी ये पहले से चल रहा था मामला। एटला राजेंद्र को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी। खैर अब जो कुछ हुआ हो गया, आगे जो होना है उसके लिए टीआरएस की तैयारी क्या है? कृषांक। एक जिलानी साहब, बहुत स्पष्ट है कि जो एटला राजेंद्र जी आज भाजपा के उम्मीदवार बनने वाले, क्योंकि दिल्ली में वो अपने ट्राई कर रहे हैं और उनके साथ किशन रेड्डी साहब या अमित शाह साहब या पूरा भाजपा भी आज उनके साथ है जी। तो हम हुजूराबाद के चुनाव को बहुत क्लियरली टीआरएस वर्सेस बीजेपी और पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना के लिए भाजपा ने क्या किया ये चुनाव में हम पूछने वाले। हुजूराबाद से भी ज्यादा, सियासत से भी ज्यादा जिलानी जी आज ये भाजपा है वो, क्योंकि 24 घंटे पहले केंद्र सरकार ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का जिस तरह से गेजेट लाया वो तेलंगाना को अन्याय होने वाला है जिलानी जी। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स, वो कालेश्वरम रहने दीजिए या पूरे गोदावरी के ऊपर 75 प्रोजेक्ट्स जो है, इसका केंद्र सरकार का क्या मामला या बीजेपी का क्या है?
जी कालेश्वरम उन्होंने बनाया है या कोंडापोचम्मा सागर या मल्लना सागर, एक पैसा भी नहीं दिया। आज किस तरह से वो लोग अथॉरिटी ले रहे हैं, 200 करोड़ मांग रहे वो बोर्ड के लिए। जी हमने तो एलोकेशंस पूछा, आज ये बात बिल्कुल हम पूछने वाले हैं, क्योंकि एक बात है, सारे पार्टियों में राजनीति के कार्यकर्ता होते हैं, पर तेलंगाना राष्ट्र समिति में जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए लड़ा ऐसे सैनिक हैं। आज हम सरकार में इसीलिए सिस्टम के भीतर लड़ रहे, पर एक बार अगर केसीआर साहब से सिग्नल आ जाए, सारे लोग सड़कों पे आएंगे जिलानी जी, एक बूंद भी पानी नहीं लेने देंगे। केंद्र सरकार को, बीजेपी को पूछने वाले, आप जो कुछ करेंगे वो मामला अलग है, सियासत से भी ज्यादा हक इंपॉर्टेंट है हमारे। बिल्कुल, तो आप इस चीज को भी बीजेपी के पाले में डालकर बीजेपी की ज्यादती बताएंगे हुजूराबाद में एक तरह से? सिर्फ हुजूराबाद में ही नहीं, पार्लियामेंट में भी लड़ने वाले, हर जगह पे लड़ने वाले, पूछने वाले, क्योंकि ईटल राजेंद्र साहब तो बीजेपी के, अमित शाह जी आने वाले, किशन रेड्डी जी आने वाले, उनके भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष तो पदयात्रा करने वाले हैं ना, तो वो पदयात्रा में क्या किया है उन्होंने तेलंगाना के लिए, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है सुभाष रेड्डी जी, बीजेपी वर्सेस टीआरएस अब मामला चल रहा है। बीजेपी से सवाल है कि तेलंगाना के लिए ऐसा क्या किया है जो तेलंगाना के लोग बीजेपी को हुजूराबाद में एक बार देखेंगे? एनवी सुभाष है, मैं सुभाष रेड्डी नहीं हूँ, तो इसमें आप जरा करेक्शन करिए। जी एनवी सुभाष, सॉरी जी। कृषांक ने टीआरएस का नेता अब जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है, ये हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी जवाब है। एक चीज तो हम साफ साफ बताएंगे कि आने वाले के चुनाव में सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच में है। इसमें टीआरएस एक सिस्टम में नहीं है, वो सिर्फ उसका जो लीडर्स है, जो अपना फैमिली पार्टी है, उसके ऊपर करते हैं। हम पूरा के पूरा हमारे व्यवस्था के ऊपर है। हमारे पास जो लीडर्स है वो सामान्य कार्यकर्ता से, आज हम प्रधानमंत्री है और अगर नेशनल प्रेसिडेंट पे है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, तो हम लोग साफ साफ ये बताएंगे कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा राज्य सरकार को दिया है वो हिसाब मांगेंगे, जरूर हम हिसाब मांगेंगे। जितना पैसा अभी केंद्र सरकार से आए वो किधर खर्च किया, वो हिसाब देना पड़ेगा जी। और केआरएमबी और गोदावरी कृष्णा मैनेजमेंट बोर्ड, ये इसके बारे में जो अभी कृषांक ने जिक्र किया है जी, वो भी हमारे पास भी जवाब है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने लगातार राज्य सरकार को पूछते रहे कि आप आके इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए और इसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे जी, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा के वाटर में जो है हम लोग भी तेलंगाना के, भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना के इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करने वाला है। मगर उधर दोनों अभी केसीआर और इसके बाद जगन दोनों दोस्त हो गए, वो बैठ के चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं, मगर एक 10 मिनट बैठ के ये जो सॉल्व करने का उसके पास समय भी नहीं है। ये भी हम पूछेंगे, जितना भी पैसे वो तो आप उस पर बात करेंगे। अभी हुजूराबाद में हमारा प्लेटफॉर्म जैसा है। आज ईटल राजेंद्र 6 बार लगातार उनका टीआरएस का उम्मीदवार है और वो लगातार विधानसभा में वो चुन के आए हैं, जो हमारे पास आने के बाद उसका ताकत भी ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि वो टीआरएस के ऊपर लड़ रहे हैं, केसीआर के ऊपर लड़ रहे हैं, टीआरएस के हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं। हम भी ये पूरा एक्सपोज करेंगे कि टीआरएस ने जितना भी लोगों को, कार्यकर्ता को और लोगों को कितना वो बदनाम किया है और कितना यूज एंड थ्रो किया है, कितना भी यूज किया है, उसके ऊपर हम भी एक्सपोज करेंगे। हम जितना भी पैसे अभी केंद्र सरकार से आए उधर वो सब एक तरफ से है, मगर हम लोग भी एक्सपोज करेंगे कि टीआरएस में कितना करप्ट है, कितना कैसे क्या किया है। जो आप जस्ट इलेक्शंस के पहले जैसा अभी बाईपोल होता है, दोपहर में होना, हुजूराबाद में है 50,000 का एम्प्लॉयमेंट देने का जिक्र किया है। अभी नागार्जुन सागर का इलेक्शन जिला निसाब हो गया, अभी 6 महीने हुआ, आज तक कितना एम्प्लॉइज को, कितना जस्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आप सॉल्व किया है, कितना लोगों को आप नौकरी दिया है। गैजेट लेने 2 साल क्यों लगा आपको? जोनल सिस्टम का डिसीजन लेने 2 साल क्यों लगा आपको? केंद्र सरकार जक मार रही थी क्या?
डिसीजन लेना था, आपके वजह से डिले decision- हुआ। decision- ये कृषांक प्लीज, कृषांक प्लीज थोड़ा सा लैंग्वेज decision कैसे का ख्याल लेते रखें। हाँ वही नहीं, जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, ये व्हाट्सएप नहीं, ठीक है, कमियां हर सरकार के पास होती है। अब इलेक्शन में आप जाएंगे तो जनता को जरूर समझाएंगे। डॉक्टर शुजात अली कांग्रेस से हमारे साथ हैं काफी देर से। डॉक्टर शुजात अली, हुजूराबाद में आप की पार्टी ने भी काफी एक टीम बनाकर उतार दिया है। कांग्रेस की अपनी सियासी जमीन हुजूराबाद में कैसे हासिल करेगी? क्योंकि आपकी लड़ाई अब एटला राजेंद्र से है, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई टीआरएस से है। शुजा साहब, डिस्टर्बेंस आ रहा था बहुत। देखिए, ये दोनों लड़ते रहेंगे आपस में, बीजेपी और टीआरएस, और हम खामोशी के साथ ये चुनाव जीत के निकल जाएंगे। जी कैसे? कल आपके प्रोग्राम में आपके एंकर ने बहुत अच्छी बात कही थी जी कि रेवंत रेड्डी के सदर बनने के बाद टीआरएस बोखलाहट का शिकार हो गई है। जी कल का जो मामला था, अगर ये जमहूरियत पसंद जमात होती तो 5 या 6 लोगों को अलाउ करती गवर्नर के पास जाने के लिए, राजभवन जाने के लिए और मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए। लेकिन ये इतने डरे हुए हैं, इतने जो है सहमे हुए हैं कि इन्होंने बजाय जमहूरियत को मजबूत करने के जमहूरियत को कमजोर किया गिरफ्तार करके। तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमने ही तेलंगाना दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तेलंगाना देने में सोनिया गांधी का बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ी मुखालिफतों के बावजूद उन्होंने तेलंगाना के डिमांड को कबूल किया, और न सिर्फ कबूल किया बल्कि वो ख्वाब को हकीकत में बदलने में गैर मामूली रोल प्ले किया था। तो मेन जो है हुकूमत हमारी थी यूपीए की, और हमारी मोहतरमा सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तो तेलंगाना हमको मिला। आज तेलंगाना के लोग इस बात को मान रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की देन है, और उस सच्चाई को हम आवाम तक ले जाएंगे और हुजूराबाद का चुनाव जीत कर दिखाएंगे, और वहां से हमारे कांग्रेस पार्टी का एक नया दौर शुरू होगा तेलंगाना में, एक खुशहाली का दौर होगा, जमहूरियत का दौर होगा। कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास एटला राजेंद्र अब हैं, ठीक है। टीआरएस कह रही है कि हम सीएम के चेहरे पर और टीआरएस पार्टी के कामों की बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके पास कौन सा ऐसा चेहरा है? क्योंकि कौशिक हमारे पास पार्टी के कारकुन हैं, हमारे पास एक, और कौशिक का इल्जाम जो है कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। कौशिक जैसे लीडर जो है ना, उनके बारे में तबसरा करना इंतहाई बेवकूफी होती है, क्योंकि जो लोग अपनी मां के साथ गद्दारी करते हैं, जो अपनी मां के साथ जो है धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, वो लोग चलने वाले नहीं हैं, वो कभी भी गिर पड़ते हैं। अब इससे बढ़ के शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि टीआरएस कौशिक को टिकट देने के बारे में सोच रही थी। कांग्रेस का चेहरा कौन? गद्दार हैं, जो कांग्रेस का चेहरा कौन? इज्जत नहीं करते। क्या रेवंत रेड्डी की सदारत बताई जाएगी? रेवंत रेड्डी ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो हमको हुजूराबाद में कांग्रेस का चेहरा ऐसा कौन सा है जो मजबूत टीआरएस और बीजेपी को कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर हरा सके? चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जी कृष्ण, पब्लिक ओपिनियन की बात करें, मैं कई दिनों से देख रहा हूं पब्लिक ओपिनियन की, अगर हम बात करें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, कुछ लोग कहते हैं कि टीआरएस की तरफ है कुछ लोगों का झुकाव, कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि टीआरएस के आने के बाद एटला राजेंद्र ने हुजूराबाद में जो काम किया है जो उससे पहले लोगों ने नहीं किया है, यह बात भी सामने आ रही है। तो यहां पर टीआरएस और एटला राजेंद्र की लड़ाई ज्यादा दिख रही है हुजूराबाद में। कृष्ण जिलानी जी, ईटल राजेंद्र जी का जो पॉलिटिकल करियर है ना, वो टीआरएस से ही शुरू हो गया। तो उससे पहले जो पार्टीज थे वो अगर कांग्रेस ही रहेंगे या टीडीपी बीजेपी, वो वैसे अलायंसेस थे वहां पे, पर वैसा अपॉर्चुनिटी उनको टीआरएस ने ही दिया। टीआरएस के स्कीम्स, जो तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स है ना जिलानी जी, वो सारे जगहों पे है हुजूराबाद के साथ साथ जी, और उनको बहुत पावरफुल मिनिस्टर भी बनाया। तो ये क्रेडिट तेलंगाना गवर्नमेंट को, टीआरएस को आएगा ना जिलानी जी। नहीं, लेकिन कृष्ण देखिए, कृष्ण एटला राजेंद्र भी ये कहते हैं कि तेलंगाना की लड़ाई में मैं पहले दिन से टीआरएस के साथ या केसीआर के साथ हूं, ठीक है, फाउंडर मेंबर ऑफ टीआरएस। नहीं नहीं नहीं, क्या टीआरएस तेलंगाना की लड़ाई सिर्फ केसीआर की है या वो साथ लड़ने वाले भी शामिल हैं टीआरएस के? जिलानी जी, नंबर 1, 2003 में
उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उससे पहले वो बिजनेस करते थे। ठीक। केसीआर जी ने वहां पे उससे पहले ही कमलापुर जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे टीआरएस के जो लोकल इलेक्शंस थे ना, वहां पे टीआरएस ने बेटर परफॉर्म किया। ईटल राजेंद्र जी के साथ साथ बहुत सारे लीडर्स भी वहां पे उन्होंने एमएलए के लिए ट्राई किया, बट केसीआर जी ने उन्हें मौका दिया। हम एक बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ईटल राजेंद्र जी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम है, बीजेपी के है वो, तो बीजेपी का मुद्दा है। अब देखिए, आपने दो स्पोक्स पर्सन को देखा है, आप कांग्रेस के बारे में बात करिए, अगर रेवंत जी को पूछेंगे तो वो सोनियम्मा राज्यम बोलेंगे, या आप बीजेपी के बंडी संजय जी को बोलेंगे मोदी जी के बारे में बात करेंगे, पर आप केसीआर जी को बात करेंगे, वो तेलंगाना के पानी के बारे में बात करेंगे, तेलंगाना के हक के बारे में बात करेंगे, किसी और का राज्यम ये वो नहीं बोलेंगे। तेलंगाना को क्या चाहिए, आपने हमें भी देखा, हम तेलंगाना के मुद्दे बात करते, पॉलिटिकल सियासत इंपॉर्टेंट नहीं है, सियासत तो हर दिन चलेगा, बट तेलंगाना को क्या चाहिए वो बात करना चाहिए। हिसाब के बारे में पूछने वाले हो आप, अरे देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है? 2,70,000 करोड़ तेलंगाना ने जीएसटी के बदौलत सरकार, केंद्र सरकार को दिया है। ठीक। और आपने 1,40,000 करोड़ इस राष्ट्र को, जिस तरह से आप दूसरे राष्ट्रों में फाइनेंस कमीशन देते ना, वैसे दिया है। सुभाष जी, गुजरात को गिफ्ट सिटी मिलता है, तेलंगाना को कृषांक, लेन देन की बात तो चल रही है, बीजेपी आपसे पूछेगी, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं। सुभाष जी, एक सवाल यह है कि अब आम लोगों की राय यह बन रही है कि जब भी किसी लीडर पर कोई इल्जाम लगता है, वो पार्टी छोड़ता है, तो बीजेपी में वो चला जाता है। तो बीजेपी क्या ऐसे लीडरों के लिए एक जो है हिफाजत की जगह है कि वहां पर जाओ और सेफ हो जाओ, या अक्सर कहा जाता है कि एक वॉशिंग मशीन है, वहां धुल जो है सारे गुना धुल जाएंगे, ये इल्जाम भी लग रहा है बीजेपी पर? नहीं, आप देखिए, अभी गलत बात है। जैसा अभी कांग्रेस में विधायक जितना भी जीत चुके हैं 2018 में, जो तेलंगाना के एडवांस इलेक्शन होने के बाद कितने लोग अभी टीआरएस चले गए। अभी देखो, अभी पेद्दिरेड्डी जी अपना जस्ट एलकमना है, वो टीडीपी का प्रेसिडेंट है, वो भी टीआरएस में चले गया। और बहुत लोग जैसा अभी टीआरएस में चले गए, जैसा दूसरा पार्टी में जीतने के बाद इनके पार्टी में आए। मगर हमारा बीजेपी में जब ईटल राजेंद्र हमारा पास जो आने वाला है, आपने कितने एमएलए लिए कांग्रेस से? अरे सुनो भाई, सुनो, देखिए अभी अच्छा सुन लीजिए, यहाँ पे देश भर में आपने कितने सरकारों को तोड़ा है? अरे आप सुनने का आदत भी होना चाहिए भाई, टीआरएस का लीडर हो आप, मगर आप सुभाष जी कंटिन्यू कीजिए। जी, तो हम लोग उनको इस्तीफा देने के बाद हम लोग लिए थे, उसके बाद पार्टी का और मिनिस्ट्री का। अभी तेलंगाना के आम जनता ये पूछ रहे हैं कि टीआरएस के हुकुम को आप हुजूर नगर में बाय इलेक्शन में 50,000 नौकरी देने का वादा किया, एमएलसी इलेक्शंस में दिया, जीएच इलेक्शन में दिया, नागार्जुन सागर इलेक्शन में गया। और जिलानी जी वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कैसे सुनिए सुन लीजिए के लिए 2.5 जल्दी कीजिए सुभाष जी, सुनने का आदत होना चाहिए। जी सुभाष जी करिए। सुनने का गैजेट तो आपने रिलीज करना था ना, 2.5 साल क्यों लगा आपको गैजेट रिलीज करने? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 बोलते हो, अभी कितना? 56,979। अरे भाई सुनो भाई, सही संख्या तो जानिए आप, सही संख्या तो जानिए। 56,979 के ऊपर नौकरी, 2,50,000 का नौकरी देने का ये कुछ आप ये जो वादा किया आप क्या फुलफिल करेंगे? हमें बताइए, लोग बताइए वैकेंसीज आप बताइए, बिल्कुल बोलेंगे। पर आपके क्या हुए? 2 करोड़ जॉब कहाँ हुए? मोदी जी ने बताया ना, 1 साल में 2 करोड़ जॉब कहाँ गए पूरे? अभी लोग पूछ रहे जिलानी साहब, अभी लोग बिल्कुल पूछ रहे हैं, मोदी जी को भी पूछ रहे हैं, गैस के बारे में पूछ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पूछ रहे हैं, 2 करोड़ हर साल के इस्तीफा दीजिए तो रोजगार पूछ रहे हैं। केसीआर सरकार ने ये भी अभी वादा करेंगे बोल के ठीक है, लोग पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो एक इलेक्शन में जाएंगे तब सारी चीजें सामने आएंगी, लोगों की बातें भी सामने आएगी, लोग सवाल जरूर करेंगे। कृषांक, एक सवाल ये भी है, हमारे सोर्सेस से ये भी पता चला है कि हुजूराबाद में टीआरएस अब बहुत तेजी से काम कर रही है, ठीक है, चाहे वो कल्याण मंडपम क्या है स्कीम है, शादी स्कीम है, उसके चेक्स तकसीम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए बहुत तेजी से वहां पर काम हो रहा है, ऐसी चीजें जो काफी पेंडिंग काम थे वो बहुत तेजी से टीआरएस कर रही है। क्या इलेक्शन
को टाला जाएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी वक्त है, 6 महीने का कम से कम वक्त होता है। अगर आज की तारीख में इलेक्शन होता है तो क्या टीआरएस के इम्कानात ज्यादा हैं? लोग कह रहे हैं कि इटला राजेंद्र जीतेंगे। इटल राजेंद्र साहब ने स्लो किया काम, हुजराबाद में उन्होंने स्लो डाउन किया काम, डबल बेडरूम नहीं दिया यहाँ पे। अरे राजा सिंह साहब सिर्फ एमएलए है, वो मिनिस्टर भी नहीं है बीजेपी के, उन्होंने डबल बेडरूम दिया। इटल राजेंद्र साहब ने तो यहाँ पे 4000 सैंक्शन हुए, 4 डबल बेडरूम भी नहीं दिए। तो ठीक है, खैर हम क्या बता रहे हैं, ये तो फिर टीआरएस के खाते में जाएगा, क्योंकि वो टीआरएस के साथ थे। टीआरएस खाते में जाता है। एक कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, वैक्सीनेशन, यह सारे राष्ट्र भर में हो रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक एमएलए जो चिक्स है वो हो रहे। हम एक बताना चाहते हैं, चुनाव कब आने वाले वो तो भाजपा के हाथ में, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इसलिए वो बहुत ट्राई कर रहे, एक जगह पे जंप कर रहे। भूपेंद्र चौबे साहब, अमित शाह साहब, शायद मोदी जी को भी मिलेंगे, देश भर में हर नेता को मिलेंगे। जब कभी चुनाव आए हम तैयार हैं। ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के सारे सैनिक तैयार हैं। सुजात साहब, आपको क्या लगता है, चुनाव अभी होने चाहिए या वक्त मिल जाए थोड़ा सा कांग्रेस को प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है कांग्रेस के सामने? देखिए, चुनाव आज हो या कल हो जी, हम ये चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमारे वर्कर्स में एक नई ऊर्जा, एक नई तवानाई, एक नया जोश आया है। जब रेवंत रेड्डी को सदर बनाया गया उसी दिन पूरे तेलंगाना में हर जिला हेडक्वार्टर पर आतिशबाजी की गई थी, जो इस बात का सबूत है कि लोगों में एक परसेप्शन आ गया है कि हाँ, ये जो प्रेसिडेंट है ही विल डिलीवर द गुड्स। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। चुनाव आज कीजिए या कल कीजिए, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि हमारी पार्टी का इसमें रिवाइवल हो रहा है, हम ये चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है कृषांक, एक चीज अहम है, अब हुजूराबाद में टीआरएस या केसीआर ये कहें कि वो पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, नागार्जुन सागर के बाद वो नहीं चाहते कि दुब्बाक वाला फिर कोई मामला सामने आ जाए। तो अगर जैसा कि रमना ने ज्वाइन किया है टीआरएस को, तो कापू तबके का बड़ा असर है, जात पात की सियासत भी वहां पर होगी, ये भी एक चैलेंज टीआरएस के लिए होगा। देखिए एक बात, बीजेपी जिस तरह से ईटल राजेंद्र रेड्डी साहब जी जात के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, खुद उनके घर में ही कास्ट है, हम वो बात नहीं करना चाहते, इसलिए वो एजेंडा ही नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैंने रेवंत रेड्डी साहब के बारे में सवाल इसलिए कर रहा हूं कि टीडीपी से आए रमना को आप वहां पर उतारने की कोशिश में है, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, देखिए एक बात, जो उम्मीदवार है वो सीएम साहब और पूरे सीनियर लीडर्स डिसाइड करेंगे। ठीक, हमारे एजेंडा, हमारा गवर्नेंस, हमारे काम और जो ऑपोजिशन पार्टीज के हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग रमना जी के बारे में बात कर रहे हैं। जब टीडीपी के रेवंत रेड्डी साहब जाके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते, तो रमना जी भी हमारे पास आ सकते हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से वो आए हुए उम्मीदवार की जो बात है वो हमारे सदर साहब और पूरे लीडर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। तब तक जो तेलंगाना सरकार ने काम किया है उस बारे में हम प्रचार करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल हुजूराबाद में किसकी जीत होगी, बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस या फिर इटला राजेंद्र की? क्योंकि इटला राजेंद्र एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के साथ आज खड़ा है, लेकिन हुजूराबाद की आवाम क्या चाहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।